Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your math teacher. In the last lecture of the probability, we discussed Bayes theorem and the theory of total probability. तो इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे हम लोग. The next question is, if the first term contains two white, three blue balls, second contains three white, two blue balls, and third contains four white, one black, one blue ball. A ball is randomly drawn from a randomly selected urn. Find the probability that first part, the ball drawn is blue. Second part, if blue ball is drawn, what is probability that it is drawn from third urn. तो क्वेश्चन तो क्लियर होगा, सिंपल लैंग्वेज है कि देर आर थ्री अर्न्स. इन फर्स्ट अर्न देर आर थ्री वाइट एंड टू ब्लू बॉल्स, एंड सेकेंड अर्न फोर वाइट वन ब्लू बॉल है, एंड थर्ड अर्न में दिस इज इन थर्ड अर्न वाइल इन. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है कि जो बॉल है फर्स्ट अर्न में है टू वाइट टू थ्री ब्लू, एंड सेकेंड अर्न में थ्री वाइट टू ब्लू बॉल, एंड थर्ड अर्न में फोर वाइट वन ब्लू बॉल. हमने एक अर्न सेलेक्ट किया और एक बॉल निकाली. तो पहला पार्ट कह रहा है कि बॉल जो है ब्लू कलर की निकले, व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी. एंड सेकंड पार्ट है, अगर ब्लू कलर की बॉल निकली है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द थर्ड बैग. तो देयर आर टू पार्ट्स, वेरी ऑब्वियस कि पहला पार्ट क्या होगा, इट इज, हमसे ब्लू बॉल से मतलब है कि वो किस बैग से आया ये नहीं बोला है, देन इट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है ब्लू बॉल ड्रॉ हो चुकी है, ये किसी पर्टिकुलर अर्न से आया हो, थर्ड अर्न है, पर्टिकुलर अर्न से आया हो, तो दिस इज बेस थ्योरम. तो आपको क्लिक करना चाहिए कौन सा क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा, कौन बेस थ्योरम से. तो वी हैव टू डिफाइन सम इवेंट्स. कौन कौन सी, हम कौन कौन सी इवेंट डिफाइन करेंगे. देखिए बॉल ब्लू आई है, व्हाइट बॉल ड्रॉ हुई, ऐसा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. तो एक इवेंट है ब्लू बॉल आने की, और तीन इवेंट और हैं. फर्स्ट इवेंट है कि हमने एक फर्स्ट अर्न सेलेक्ट किया, एक इवेंट है कि हमने सेकेंड अर्न सेलेक्ट किया, और एक इवेंट है हमने थर्ड अर्न सेलेक्ट किया. तो से दीज आर द थ्री इवेंट्स, E1 E2 E3, और ब्लू बॉल आने को कह रहे हैं ए. लेट E1 क्या है, E1 सेलेक्टिंग फर्स्ट टर्न, E2 selecting second urn, E3 selecting third urn, A selecting blue ball,
फ्रॉम अ सेलेक्टेड अर्न। तो ये हमारी इवेंट डिफाइन हो गई। अच्छा, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में ना मेंशन हो कि किस अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा नहीं मेंशन है तो हम तीन जितने भी अर्न होंगे उनके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल मानेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन है कि फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट करना है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से या सेकंड को या थर्ड से। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तीनों अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल मानेंगे। तो जितनी तीनों की सेम प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच अर्न, ये लास्ट टर्म पे भी डिस्कस हुआ था, तो क्या हो जाएगी 1/3 1/3 1/3, तभी तो 1 टोटल बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ईच इज 1/3। ये तो समझ में आया होगा, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। नाउ फर्स्ट अर्न से ही वाइट आए, इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? वाइट सेलेक्ट हो चुकी है और ये फर्स्ट अर्न से आई होगी, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? और फर्स्ट अर्न से वाइट निकालना, यानी फर्स्ट अर्न सेलेक्ट हो चुका है उससे वाइट निकालना, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट अर्न सेलेक्ट किया उससे वाइट निकल रही है, दिस इज 3/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2, मतलब सेकेंड अर्न सेलेक्ट हो चुका है उससे वाइट निकालनी है। तो सेकेंड अर्न में देर आर 3 white 2 blue balls, so we need of blue balls, so 2/5। Similarly probability A conditional E3, थर्ड अर्न सेलेक्ट हो चुका है उससे ब्लू बॉल निकालें, दिस इज 1/5। हमसे पूछा क्या है, ब्लू बॉल सेलेक्ट हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट है कि ब्लू बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, वेरी फर्स्ट पार्ट, दिस इज कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर द टू पार्ट्स। तो हमें फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। ब्लू बॉल आ रही है, किस बैग से किस अर्न से आई ऐसा कुछ नहीं हमने मेंशन किया है। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आई टेक्स वैल्यू 1 2 3 बिकॉज देर आर ओनली 3 अर्न्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल EI। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, आई की वैल्यू 1 देन 2 देन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1। ऐसे तीन केस बनेंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E3। तो अब वैल्यूज रखिए, इसमें सारी वैल्यूज है हमारे पास, दिस इज 1/3 3/5 1/3 2/5 1/3 1/5। What is common? 1/3 is common, 3/5 plus 2/5 plus 1/5. This is 6/5, 3 2 5 1. तो 1/3 6/5, तो this is 2/5. What is the answer of first part? 2/5। यानी सिर्फ ब्लू बॉल निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब दूसरा पार्ट कह रहा है अगर ब्लू बॉल ही सेलेक्ट हुई है तो वो सेकंड या थर्ड या पर्टिकुलर किसी अर्न से आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग कि वो थर्ड अर्न से आई हो। तो ब्लू इज सेलेक्टेड, ब्लू अक्कर कर चुकी है, ब्लू बॉल निकल चुकी है, वो थर्ड अर्न से आई हो, मींस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कंडीशनल ए अक्कर कर चुकी है, देन वो E3 यानी कि थर्ड अर्न से बिलोंग करती हो। तो बेस थ्योरम क्या कहती है, आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए, ए कंडीशनल E3। तो यहाँ पे थर्ड अर्न की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू कर दीजिए। अब ऐसे थर्ड अर्न को लेकर के जो केस बना, ऐसे ही तीनों अर्न को लेकर के जो केस बनेगा एक्चुअली विच इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसको आप प्रोबेबिलिटी ए भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3 इट इज 1/5 एंड डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 2/5। तो वी कैन कैंसिल 2, वी कैन कैंसिल 5, दिस इज 3 2 जा 6 1/6, ये आंसर हो गया। तो अगर मान लीजिए थर्ड की जगह सेकेंड अर्न करता तो यहाँ पे क्या लिखते आप, प्रोबेबिलिटी E2 कंडीशनल ए, तो नोमिनेटर में क्या आ जाता, डिनोमिनेटर तो यही रहता, नोमिनेटर में होता प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2, जो वैल्यूज यहाँ से प्लेस कर लेते। तो बेस थ्योरम बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, एक फिक्स पैटर्न पे ही हमें आगे बढ़ना है और इसी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हायर लेवल के नहीं आएंगे। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करेंगे फॉर प्रैक्टिस।
The next question is, a doctor is to visit a patient. From a past experience, it is known that the probability he will come late, he will come by train, bus, scooter or by any other means of transport are 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10 or 2 by 5 respectively. The probability that he will be late by are 1 by 4, 1 by 3 and 1 by 12 if he comes by train, bus or scooter respectively. But if he comes by other mean of transport, then he will be not late. When he arrives, he is late. What is probability that he comes by train? क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज है. तो हमें कौन कौन सी इवेंट डिफाइन करनी पड़ेंगी. अच्छा, कौन सी जो इवेंट हो चुकी है बेस थ्योरम में उसको हम ए लेंगे एंड अदर इवेंट E1, E2, E3 लेंगे. क्या इवेंट अकर कर चुकी है और किसके आने की हमें पूछी गई है. ये दिया गया है कि वो लेट पहुंचे हैं, डॉक्टर को पेशेंट को विजिट करना था, वो लेट पहुंचे हैं. अब लेट पहुंचे हैं तो या तो वो ट्रेन से आए होंगे, या तो बस से आए होंगे, या तो स्कूटर से आए होंगे. तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या चांस है कि वो ट्रेन से आए होंगे, और किसी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं इन तीन के अलावा तो वो लेट नहीं होते. ये पास्ट एक्सपीरियंस से बताया गया है यहाँ. तो E1, E2, E3, E4 एंड A वी हैव टू डिफाइन 4 इवेंट्स. तो आपको अब समझ में आया होगा E1 क्या रही होगी कि ही इज टेकिंग फर्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, से इट इज ट्रेन. डॉक्टर विजिट द पेशेंट by train. Similarly, E2, डॉक्टर विजिट द पेशेंट बाई बस कर लीजिए E2. E3, डॉक्टर विजिट द पेशेंट बाई स्कूटर कर ले रहे हैं. एंड लास्ट E4, डॉक्टर विजिट द पेशेंट बाई other mean of transport. And one more event we have to define कि डॉक्टर लेट पहुंचे हैं, ये हमें पता है. डॉक्टर comes late. लेट आए हैं, ये इवेंट ए हो गई. अब हमसे पूछी क्या गई है और निकालना क्या है. क्या हमसे निकालने को बोला गया है कि डॉक्टर लेट पहुंचे हैं, वो ट्रेन से आए हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. मींस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी E1 कंडीशनल ए, लेट पहुंचे हैं और वो ट्रेन से आए हूं. दिस इज आस्किंग. तो फॉर्मूला आपको बनाने के लिए बताया गया कंसेप्ट, इसको रिवर्स करके लिखेंगे. तो ऐसे जितने केस बनेंगे पहले उनकी आप प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें पता है कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है 3 by 10. बस से आने की प्रोबेबिलिटी ये भी गिवन है हमें 1 by 5. स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी ये भी पता है हमें 1 by 10. एंड अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 2 by 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इट इज 2 by 5. प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1, इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिफाइन करने पहले कर लीजिए. E1 अकर कर चुका है, तब ए क्या अकर करने की प्रोबेबिलिटी, यानी डॉक्टर ट्रेन से आ रहे हैं, लेट आने की प्रोबेबिलिटी. तो इट मींस ट्रेन से लेट आने की प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन 1 by 4. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 अकर कर चुका है, देन ए के अकर करने का प्रोबेबिलिटी. E2 मींस बस यूज कर रहे हैं और लेट आ रहे हैं, तो बस से लेट आने की प्रोबेबिलिटी इट इज 1 by 3. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3, यानी स्कूटर से लेट आने की प्रोबेबिलिटी इट इज 1 by 12. व्हाट अबाउट, ये तो मेंशन ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E4, अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और लेट आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है. लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो, बट इफ ही कम्स बाई अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट. तो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो लेट होता ही नहीं है, लेकिन पूछा गया है कि लेट आने की प्रोबेबिलिटी, इट मींस इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0. नाउ अब देखिए फॉर्मूला लिखिए बेस थ्योरम से का. प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है E1 कंडीशनल ए, डॉक्टर लेट आए हैं ये हमें पता है, वो ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, स्कूटर से भी आ सकते हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ट्रेन से आए हों. तो फॉर्मूला कैसे फ्रेम करना है आपको बताया गया है, इसको
रिवर्स करके लिखिए ए कंडीशनल E1, तो E1 डिवाइड हो रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी E1 इनटू करनी है, और ऐसे जितने केस बनेंगे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो देयर आर E1 E2 E3 E4, 4 इवेंट डिफाइन की गई हैं, तो ऐसे 4 केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3 एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी E4 into probability A conditional E4. Place the values. Probability E1 it is 3 by 10. Probability A conditional E1 it is 1 by 4. पहली वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर में, तो 3 by 10 1 by 4 प्लस probability E2 it is 1 by 5. A conditional E2 it is 1 by 3. Probability E3 it is 1 by 10. Probability A conditional E3 A conditional E3 it is 1 by 12. Probability E4 it is 2 by 5 into 0. 0 क्यों? अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो लेट नहीं होते, ये हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता है, तो ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 से इंटू होके 0 हो गया। अब आप क्या कैंसिल कर सकते हैं? 10 10। नाउ सिंप्लीफाई दिस, this is 3 by 40 and in denominator 40 15 125, this is 0 actually, 40 15 120, LCM is 120, 43 जा 3 3 जा 9, 15 8 जा 8 1 जा 8 and 120 1 जा तो 1 1 जा 1, तो this gives 3 into 120 18 into 40, 40 से 3 टाइम्स एंड 3 3 या 9, 9 से 18 का कैंसिल होगा तो 1 by 2। तो ट्रेन से लेट तो आए हैं, ट्रेन से यूज की होगी उन्होंने, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 by 2। आप होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एक बार आप इवेंट डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी है बेस थ्योरम में। और भी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं। There is 3 coins, one is two-headed coin, two-headed means दोनों फेस पे हेड है, yes, शोले टाइप कॉइन है ये कुछ। Another is biased coin that comes up head 75% of the time, यानी कि 100 टाइम अगर टॉस करें तो 75 टाइम्स हेड आता है। And third is unbiased, unbiased means it is normal coin. One of the 3 coin is chosen randomly and tossed. If it is shows head, what is the probability that it was the two-headed coins? तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, क्या कहा गया है? 3 कॉइन्स हैं, एक है डबल हेडेड, एक है नॉर्मल कॉइन और एक है बायस्ड कॉइन। तो E1 E2 E3 ये 3 इवेंट हो जाएंगी। एंड एक इसको लेते हैं जो अकर कर चुका है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कॉइन एक सेलेक्ट हुआ, उसको टॉस किया, हेड मिल गया हमें, यानी ए हो गया गेटिंग हेड। किस कॉइन पे है अभी ऐसा कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं, गेटिंग हेड ऑन कॉइन, on selected coin. Now E1 E2 E3 कैसे डिफाइन हो रही है? E1 फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन मतलब डबल हेडेड कॉइन, E2 बायस्ड कॉइन, E3 अनबायस्ड कॉइन। बस इतना सही लिखना है आपको। सेलेक्टिंग डबल हेडेड या टू हेडेड कॉइन। E2 selecting biased coin, E3 selecting unbiased coin। अब तो कोई डिफिकल्ट रहा ही नहीं, बस एक बार E1 E2 E3 ए डिफाइन कर लीजिए। अब पूछा क्या है पहले वो आप उस पर फोकस कीजिए। व्हाट इज आस्किंग, डब हेड आ चुका है तो वो डबल हेड से, डबल हेडेड कॉइन से आया हो, हेड अकर कर चुका है यानी ए अकर कर चुका है, तो डबल हेडेड मतलब E1 कॉइन से ही आया हो, तो दिस इज आस्किंग। तो जब हमें ये बायस बेस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो एक रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1, ए कंडीशनल E1 बनेगा, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3 की जरूरत पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E3 की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि
बस से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेन से आने की, वो मेंशन थी। जब मेंशन नहीं होती है तो मान लेते हैं कि दे आर इक्वली प्रोबेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कुछ नहीं मेंशन है तो इक्वली प्रोबेबल कह देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, देयर आर 3 इवेंट्स कि या तो फर्स्ट कॉइन टॉस होगा या तो सेकंड या तो थर्ड, तो इक्वली प्रोबेबल है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 क्या होगा, डबल हेडेड कॉइन सेलेक्ट हो चुका है उससे हेड आना। अब आप सोचिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट इज नॉट मेंशन। डबल हेडेड कॉइन से यानी दोनों फेस में हेड है तो टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हेड ही आएगा अल्टीमेटली, तो ये तो श्योर इवेंट हो गई। तो प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 यानी बायस्ड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो बायस्ड में यहां पे मेंशन है 75 टाइम्स हेड आता है आउट ऑफ 100, तो क्या हो जाएगी 75/100 मींस 3/4। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3 नॉर्मल कॉइन से हेड आना। E3 मतलब नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट हो चुका है, ए मींस हेड आए, तो नॉर्मल कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब कॉइन नॉर्मल है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। नाउ व्हाट इज आस्किंग, प्रोबेबिलिटी E1 कंडीशनल A2, प्रोबेबिलिटी E1 कंडीशनल A, तो क्या होगा फॉर्मूला, बेस थ्योरम से क्या लिखेंगे, तो एक तो रिवर्स करके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1, तो यहाँ E1 लिखा है तो प्रोबेबिलिटी E1। अब E1 को लेकर के केस बना, ऐसे E1 E2 E3 को लेकर के जितने केस बनेंगे सबको ऐड कर दो, दिस इज नोन एज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1। सेकेंड क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E3। सारी वैल्यूज ऊपर लिखी है, वैल्यू प्लेस कीजिए। प्रोबेबिलिटी E1 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 1 लिखी है, 1/3 इंटू 1 ये तो सेम है, प्लस 1/3 और प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 इट इज 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 1/3 एंड 1/2, तो 3 आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ नोमिनेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर क्या बना, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आएगा 4, 4 को नोमिनेटर में ले जाएंगे, जो एलसीएम होगा वो नोमिनेटर में जाएगा, तो 1 × 4 दिस इज 4 टाइम्स 4, और ये 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 4 3 7 2 9, 4/9। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, जो हेड आया होगा वो डबल हेडेड कॉइन से आया होगा, शोले टाइप कॉइन से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9। डिफिकल्ट नहीं होते हैं प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that a new product introduced was by the second group. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके आपको लगेगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, एक्चुअली इसमें सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ गिवन है, ओनली यू हैव टू राइट बेस फॉर्मूला और उसमें वैल्यू प्लेस करनी है, एवरीथिंग इज गिवन, बट एक बात समझ में आना चाहिए। चलिए 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं किसी इलेक्शन के लिए, तो E1 E2, और एक श्योर इवेंट है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, तो ये ए ले लेंगे जो अकर कर चुका है। द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया है वो आप यहां नहीं मेंशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है कि सेकंड ग्रुप ने मेंशन किया है, तो E1 E2 आप क्या लिखेंगे, द फर्स्ट ग्रुप विंस, और E2 क्या लिखेंगे, द सेकंड ग्रुप विंस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो सेकंड ग्रुप ने लॉन्च किया हो, मतलब सेकंड ग्रुप जब जीतेगा तभी तो लॉन्च होगा, तो प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट E2 कंडीशनल A1। अब देखिए जब आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो व्हाट इज फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखेंगे,
प्रोबेबिलिटी, इसको रिवर्स करके लिखते हैं, ए कंडीशनल E2, तो यहाँ E2 डिवाइड हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी E2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे दो केस बनेंगे, एक E1 और एक E2 को लेकर के, वो दोनों ही अब डिनोमिनेटर में लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 कहां से आएगी। सब कुछ मेंशन है, अगर आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि व्हाट इज गिवन, किस लैंग्वेज की क्या मीनिंग है। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी E2, ये तो फर्स्ट ग्रुप विंस एंड सेकंड ग्रुप विंस की प्रोबेबिलिटी है, व्हिच इज क्लियरली मेंशन, इट इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी E2 इज 0.4। नाउ पहले इसको डिफाइन कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 का मतलब क्या है। E1 अकर कर चुका है, देन ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, मींस फर्स्ट ग्रुप जीत चुका है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी, तो इट इज गिवन 0.7। इट इज क्लियरली रिटन हियर कि अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E1 विच इज 0.7। सिमिलरली अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, दिस इज शोन बाई प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल E2 विच इज गिवन 0.3। अब देखिए, पुट ऑल द वैल्यूज इन द 1, पुट ऑल द वैल्यूज इन 1। 1 है क्या, एक्चुअली बेस थ्योरम है। प्रोबेबिलिटी E2 कंडीशनल A1 इज आस्किंग, एंड इसमें जो फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी है, प्रोबेबिलिटी E2 इट इज 0.4 इंटू 0.3, प्रोबेबिलिटी E1 0.6 इंटू 0.7 प्लस, ये तो सेम है यहाँ पे एज इट इज उतार लीजिए, इंटू 0.3, तो दिस इज 0.12 and this is 0.42, again 0.12, तो 0.12 अपॉन ऐड करेंगे, दिस इज 0.56 डेसिमल 54। नाउ डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, टू प्लेस पे यहाँ पे भी आ रहा है, टू प्लेस पे यहाँ पे भी, 12/54, 6 2 जा 6 9 जा, रिक्वायर्ड आंसर इज 2/9। जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सेकंड ग्रुप ने लॉन्च किया हो, इट्स अ 2/9। तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बेस थ्योरम बड़ी आसान होती है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी पकड़ में आनी चाहिए। चलिए, और अगर क्लियरिटी अगर चाहिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इस पे और एग्जांपल लेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।